कहानी की शुरुआत 27 जुलाई 1999 से होती है। कारगिल युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान के 1000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, लेकिन हमारे कई बहादुर जवान भी शहीद हुए। इसी वजह से पूरे देश में गम का माहौल है। यहीं हमारी मुलाकात होती है विक्रांत कौल से, जो अपने शहीद साथियों को याद कर रहे होते हैं। तभी वहां लेफ्टिनेंट फतेह सिंह लखावत आता है। वह कहता है कि अब वह अपने सैनिकों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए उसने एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे भारतीय सैनिक पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम है अल्फा। फतेह सिंह अगले 3 साल तक इस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत करता है। फिर कहानी 3 साल आगे बढ़ती है, जहां मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के सामने अल्फा प्रोग्राम की प्रस्तुति दी जाती है। फतेह सिंह बताता है कि उन्होंने एक खास अल्फा सीरम तैयार किया है। इस सीरम को इंजेक्ट करने के बाद सैनिकों की ताकत, सोचने समझने की क्षमता और शरीर की रिकवरी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। अगर किसी सैनिक को हल्की गोली लगे तो उसका घाव कुछ ही समय में भर जाएगा। हालांकि अगर गोली शरीर के आर पार निकल जाए तो उसे बचाना संभव नहीं होगा। इतना सुनने के बाद अधिकारी पूछते हैं कि बिना डीआरडीओ की अनुमति के इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे शुरू कर दिया गया। इस पर फतेह सिंह जवाब देता है कि यह एक टॉप सीक्रेट मिशन था, इसीलिए इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई। वह यह भी बताता है कि उसके गुरु विक्रांत कौल भी इस प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं। आखिरकार सभी अधिकारी इस मिशन को मंजूरी दे देते हैं और अल्फा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। कुछ महीनों बाद हमें पता चलता है कि विक्रांत कौल की पत्नी जानकी प्रेग्नेंट हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उनकी तबीयत बहुत कमजोर है। उनका दिल और शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। अगर उन्होंने बच्चे को जन्म देने की कोशिश की तो उनकी जान भी जा सकती है। विक्रांत किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन जानकी हर हाल में अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है। आखिरकार विक्रांत उसकी इच्छा के आगे झुक जाता है। तभी विक्रांत को अल्फा सीरम याद आता है। वह सोचता है कि अगर यह सीरम जानकी को दे दिया जाए तो शायद उसकी जान भी बच जाएगी और बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। इसी उम्मीद में वह चुपके से लैब में जाता है और वहां से एक अल्फा सीरम चुरा लाता है। फिर बिना किसी को बताए वह सीरम जानकी को इंजेक्ट कर देता है। धीरे धीरे चमत्कार होने लगता है। जानकी की तबीयत पहले से काफी बेहतर होने लगती है। डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब प्रेगनेंसी बिल्कुल सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही थी। विक्रांत और जानकी दोनों बेहद खुश थे, लेकिन इसी बीच एक बहुत बुरी खबर सामने आती है। जिन सैनिकों को अल्फा सीरम दिया गया था उनमें भयानक साइड इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी को स्ट्रोक पड़ जाता है, कोई पैरालाइज हो जाता है तो कोई कोमा में चला जाता है। कुछ ही समय में कई सैनिकों की मौत हो जाती है। यह सुनते ही विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वही सीरम उसने जानकी को भी दिया था और आज ही उसकी डिलीवरी होने वाली थी। डरा हुआ विक्रांत तुरंत अस्पताल पहुंचता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि वे जानकी को नहीं बचा सके। हालांकि उन्होंने बच्चे की जान बचा ली है। जानकी की मौत हो चुकी थी और उसने एक बेटी को जन्म दिया था। तभी वहां फतेह सिंह लखावत भी पहुंच जाता है। उसे पता चल चुका था कि विक्रांत ने अल्फा सीरम चोरी करके जानकी को दिया था। वह साफ कहता है कि इस बच्ची पर अब विक्रांत का कोई अधिकार नहीं है। उसके शरीर में अल्फा सीरम मौजूद है, इसीलिए अब यह बच्ची देश की संपत्ति है और आगे चलकर देश के काम आएगी। विक्रांत अपनी बेटी को वापस मांगता है, लेकिन फतेह सिंह उसे देने से मना कर देता है। फिर वह झूठ बोलता है कि अल्फा सीरम इतने बड़े सैनिकों को नहीं बचा पाया, तो यह छोटी बच्ची कैसे बच सकती थी। वह कहता है कि बच्ची मर चुकी है और विक्रांत को एक मृत बच्ची सौंप देता है। अपनी बेटी को मृत समझकर विक्रांत टूट जाता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद अल्फा सीरम की वजह से कई सैनिकों की मौत हो जाती है। इस बड़ी नाकामी के कारण फतेह सिंह लखावत का डिमोशन कर दिया जाता है। अधिकारियों का कहना था कि उसकी इतनी बड़ी गलती के लिए कोर्ट मार्शल होना चाहिए था,
लेकिन उसे सिर्फ पद से हटाकर चेरापूंजी स्पेशल फोर्स में भेजा जा रहा है। साथ ही उसे किसी भी युद्ध में हिस्सा लेने से भी रोक दिया जाता है। यह फैसला फतेह सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाहर से वह शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी सिर्फ अल्फा प्रोग्राम ही चल रहा था। वह किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करना चाहता था। इसीलिए वह एक रहस्यमयी व्यक्ति से संपर्क करता है और उससे पैसे, लोगों और एक गुप्त लैब की व्यवस्था करने को कहता है। इसके बाद वह डॉक्टर बर्गिस को अपने साथ राजस्थान के रेगिस्तान में बने एक सीक्रेट लैब में ले जाता है। यहीं से अल्फा प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू होता है। फतेह सिंह डॉक्टर बर्गिस से कहता है कि इस बार उन्हें किसी भी हालत में अल्फा का नया और सफल वर्जन तैयार करना होगा। चेरापूंजी में उसकी पोस्टिंग सिर्फ दिखावे के लिए है, जबकि उसका पूरा ध्यान इसी लैब पर रहेगा। फिर फतेह सिंह डॉक्टर बर्गिस को एक छोटी बच्ची दिखाता है। यहीं फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में अस्पताल में जिस बच्ची को विक्रांत के हवाले किया गया था, वह उसकी असली बेटी नहीं थी। फतेह सिंह ने जन्म के समय ही दोनों बच्चियों को बदल दिया था। विक्रांत जिस बच्ची को अपनी बेटी समझकर ले गया था, वह पहले से ही मृत थी, जबकि उसकी असली बेटी को फतेह सिंह अपने साथ ले आया था। इस बच्ची के शरीर में अल्फा सीरम मौजूद था, इसीलिए फतेह सिंह उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। उसने उस बच्ची का नाम सीता रखा, क्योंकि उसकी मां का नाम जानकी था। इसके बाद डॉक्टर बर्गिस हर हफ्ते सीता का ब्लड टेस्ट करते हैं, ताकि उसके शरीर से अल्फा का नया वर्जन तैयार किया जा सके। लेकिन कई सालों तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। उधर सीता धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। बचपन से ही उसे बाहर की दुनिया से पूरी तरह दूर रखा जाता है। उसका पूरा जीवन उसी लैब के अंदर बीतता है। उसे सामान्य बच्चों की तरह नहीं, बल्कि एक खतरनाक सैनिक की तरह तैयार किया जाता है। हथियार चलाना, मार्शल आर्ट, सर्वाइवल, फाइटिंग और हर तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग उसे बचपन से दी जाती है। डॉक्टर बर्गिस उसका पूरा ख्याल रखते हैं, जबकि फतेह सिंह उसे सिर्फ एक हथियार की तरह देखता है। सीता का दिमाग बेहद तेज हो चुका था और उसकी शारीरिक ताकत भी एक सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा थी। हालांकि इतने सालों तक उसके ब्लड से अल्फा का नया वर्जन नहीं बन पाया, लेकिन फतेह सिंह को पूरा भरोसा था कि एक दिन यही लड़की उसकी सबसे बड़ी सफलता बनेगी। अब कहानी साल 2003 से सीधे 2026 में पहुंच जाती है। उधर विक्रांत कौल काफी पहले आर्मी छोड़ चुके हैं और अब वह रॉ के चीफ बन चुके हैं। इसी दौरान देश भर में एक के बाद एक 6 बड़े मंत्रालय अधिकारियों की बेरहमी से हत्या हो जाती है। जब विक्रांत इन हत्याओं का तरीका देखता है, तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह किसी बेहद प्रशिक्षित और खतरनाक व्यक्ति का काम है। वह सभी मृत अधिकारियों की फाइलें निकलवाता है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि ये वही 6 अधिकारी हैं जिन्होंने कई साल पहले अल्फा प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। इतना समझते ही विक्रांत को यकीन हो जाता है कि इन हत्याओं का संबंध सीधे अल्फा प्रोजेक्ट से है। इसीलिए वह तुरंत फतेह सिंह लखावत से मिलने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस रहस्य का जवाब सिर्फ उसी के पास है। जब दोनों आमने सामने आते हैं, तब फतेह सिंह एक और बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि इन सभी हत्याओं के पीछे कोई और नहीं, बल्कि विक्रांत की अपनी बेटी सीता है। वही सीता जिसे विक्रांत सालों पहले मरा हुआ समझ चुका था। फतेह सिंह कहता है कि उसने ही सीता को बचपन से तैयार किया है, लेकिन अब वह उसके काबू से बाहर हो चुकी है और एक एक करके उन सभी लोगों को खत्म कर रही है जिनका कभी अल्फा प्रोग्राम से संबंध था। इतना ही नहीं, उसकी अगली लिस्ट में फतेह सिंह और विक्रांत कौल दोनों का नाम भी शामिल है। यह सुनकर विक्रांत हैरान रह जाता है। वह कहता है कि अगर सीता सच में उसकी बेटी है तो वह खुद उसे ढूंढकर वापस लाएगा। लेकिन फतेह सिंह मुस्कुराते हुए जवाब देता है, उसे मैंने बनाया है, इसीलिए उसे ढूंढ भी सिर्फ मैं ही सकता हूं। यहीं से कहानी एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। अब कहानी में पहली बार सीता की एंट्री होती है। वह बेहद खतरनाक, तेज और हाई लेवल ट्रेनिंग प्राप्त फाइटर बन चुकी थी।
उसका अगला निशाना था राजस्थान के रेगिस्तान में बना वही सीक्रेट लैब जहां उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। सीता उस लैब में चुपके से घुस जाती है। वहां मौजूद सैनिकों को उसकी भनक तक नहीं लगती। कुछ ही मिनटों में वह एक एक करके सभी गार्ड्स को खत्म करना शुरू कर देती है। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। करीब 50 से 100 हथियारबंद सैनिक उसके सामने टिक नहीं पाते। आखिर में सीता पूरे लैब में विस्फोट कर देती है, जिससे वह सीक्रेट लैब पूरी तरह तबाह हो जाती है। इसके बाद वह आराम से वहां से निकल जाती है। अब सवाल यह था कि जिस लैब में उसने अपना बचपन बिताया, उसी को उसने क्यों खत्म कर दिया? इसका जवाब अब भी किसी के पास नहीं था। इसके बाद सीता अपना अगला टारगेट चुनती है, विक्रांत कौल। वह कई दिनों तक विक्रांत की हर गतिविधि पर नजर रखती है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि विक्रांत हर महीने एक बार स्पेन जरूर जाता है। उसका यह पैटर्न कई सालों से बिल्कुल एक जैसा था। सीता सोचने लगती है कि आखिर विक्रांत बार बार स्पेन क्यों जाता है। जरूर वहां कोई ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। दूसरी तरफ विक्रांत हमेशा की तरह स्पेन पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम दुर्गा है। यहीं फिल्म एक और बड़ा ट्विस्ट देती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जानकी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने फतेह सिंह की बातें सुन ली थीं। उसे समझ आ गया था कि वह एक बच्ची को अपने साथ ले जाएगा। इसी वजह से डॉक्टर ने दूसरी बच्ची को छिपा दिया। जानकी पहले ही बहुत कमजोर थी, इसीलिए उसने विक्रांत को कभी नहीं बताया कि उसके गर्भ में जुड़वां बच्चे हैं। उसे डर था कि अगर विक्रांत को यह सच पता चल गया तो वह डिलीवरी ही नहीं होने देगा। बाद में विक्रांत उस दूसरी बच्ची को अपने साथ स्पेन ले गया, जहां जानकी की बहन और जीजा रहते थे। उन्हीं लोगों ने उस बच्ची की परवरिश की। इसी वजह से दुनिया में किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चल पाया। यही दूसरी बेटी थी, दुर्गा। अब वर्तमान में विक्रांत दुर्गा को पहली बार उसकी जुड़वां बहन सीता के बारे में सब कुछ बताता है। वह कहता है कि सीता जिंदा है, लेकिन किसी ने उसे बचपन से एक खतरनाक हथियार बना दिया है। वह लोगों की हत्या कर रही है और अब मुझे भी मारना चाहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह पूरी तरह बुरी नहीं है। उसे सिर्फ सच्चाई जानने की जरूरत है। उधर फिल्म हमें दुर्गा के बारे में भी बताती है। वह बेहद होशियार, आत्मविश्वासी और कई खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुकी लड़की है। उसे भी बचपन से खास ट्रेनिंग दी गई थी। उसकी फाइटिंग स्किल और तेज दिमाग किसी प्रोफेशनल एजेंट से कम नहीं थे। इसी दौरान सीता को पता चलता है कि विक्रांत जल्द ही कश्मीर के एक सीक्रेट सेफ हाउस में आने वाला है। इसीलिए वह उससे पहले ही वहां पहुंच जाती है और पूरे इलाके का जायजा लेने लगती है। कुछ देर बाद दुर्गा भी उसी सेफ हाउस में पहुंच जाती है। घर में कदम रखते ही उसे महसूस होता है कि वहां कोई और भी मौजूद है। अचानक सीता उसके सामने आ जाती है। इसके बाद दोनों बहनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के शरीर में अल्फा सीरम होने की वजह से उनकी ताकत और स्पीड लगभग बराबर थी। हालांकि सीता ने बचपन से मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी, इसीलिए शुरुआत में वह दुर्गा पर भारी पड़ती है। दुर्गा जल्दी ही समझ जाती है कि सामने खड़ी लड़की उसकी जुड़वां बहन सीता ही है। वह बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि वे दोनों बहनें हैं, लेकिन सीता के चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखाई देती। उसके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं था। उसने पूरी जिंदगी सिर्फ आदेश मानना और लोगों को मारना सीखा था। इसी बीच विक्रांत भी वहां पहुंच जाता है। वह सीता पर बंदूक तान देता है। कुछ पल के लिए सीता रुक जाती है, लेकिन यह सिर्फ उसका एक धोखा था। जैसे ही मौका मिलता है वह दोबारा हमला कर देती है और कुछ ही सेकंड में विक्रांत और दुर्गा दोनों को अपने काबू में कर लेती है। अब पहली बार सीता अपने अतीत का सच बताना शुरू करती है। सीता विक्रांत और दुर्गा से कहती है, तुम दोनों की जिंदगी मेरी जिंदगी से बिल्कुल अलग रही है। तुम लोगों ने बचपन में परिवार का प्यार देखा होगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक लैब के अंदर कैद होकर बिताई है। वह बताती है कि उसे बचपन की कोई याद नहीं है। जब से उसने होश संभाला तभी से वह उसी लैब में रह रही थी।
बाहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। डॉक्टर बर्गिस ही उसे दुनिया के बारे में बताते थे, जबकि फतेह सिंह, जिसे वह बाबा कहती थी, उसे सिर्फ लड़ना और मारना सिखाता था। सीता आगे बताती है कि जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे अल्फा प्रोजेक्ट की सच्चाई भी पता चलने लगी। जब वह लगभग 12 साल की हुई, तब उसके खून में कुछ नए बदलाव दिखाई देने लगे। डॉक्टर बर्गिस ने बताया कि उसके ब्लड से अल्फा का नया वर्जन तैयार किया जा सकता है। इसके बाद हर कुछ दिनों में उसका ब्लड लिया जाता और नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते। लेकिन सीता को कभी नहीं बताया गया कि इन प्रयोगों का नतीजा क्या निकल रहा है। फतेह सिंह जो भी आदेश देता, सीता बिना कोई सवाल पूछे वही करती थी। अगर वह किसी को मारने के लिए कहता, तो वह तुरंत उसे खत्म कर देती। उसे यही सिखाया गया था कि आदेश मानना ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। फतेह सिंह ने सीता को आदेश दिया कि उसे डॉक्टर बर्गिस को मारना होगा। उसने कहा कि डॉक्टर देशद्रोही बन चुके हैं और गद्दार की सिर्फ एक ही सजा होती है, मौत। सीता बिना कुछ पूछे डॉक्टर बर्गिस के पास पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि डॉक्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर बर्गिस शांत आवाज में कहते हैं, मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें मेरे पास भेजा जाएगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें पूरा सच बताना चाहता हूं। इसके बाद डॉक्टर बर्गिस एक एक करके सारे राज खोल देते हैं। वह बताते हैं कि सीता के खून से तैयार किया गया नया अल्फा सीरम सफल नहीं हुआ। जिन सैनिकों पर इसका प्रयोग किया गया, वे सभी दर्दनाक मौत मर गए। फतेह सिंह अपनी सनक में लगातार नए नए ट्रायल करता रहा और न जाने कितने निर्दोष सैनिकों की जान ले ली। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि अगर यह प्रयोग ऐसे ही चलता रहा, तो एक दिन सीता की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन फतेह सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सीता सिर्फ एक प्रयोग है, इंसान नहीं। इतना सच बताने के बाद डॉक्टर बर्गिस कहते हैं कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वह खुद अपनी जान दे देते हैं, ताकि फतेह सिंह उन्हें और इस्तेमाल न कर सके। डॉक्टर की मौत के बाद पहली बार सीता के मन में सवाल उठते हैं। उसे समझ आने लगता है कि जिस इंसान को वह अपना बाबा समझती थी, वही उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। सीता विक्रांत से कहती है, मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, मैं सिर्फ तुमसे सच्चाई जानना चाहती थी। इतने में अचानक बाहर से गोलियों की आवाज आने लगती है। असल में फतेह सिंह लखावत ने विक्रांत का पीछा करते हुए इस सीक्रेट ठिकाने का पता लगा लिया था। अब उसके हथियारबंद लोग पूरे सेफ हाउस को चारों तरफ से घेर चुके थे। विक्रांत तुरंत अपनी दोनों बेटियों को पीछे के रास्ते से निकल जाने के लिए कहता है। वह अकेले ही दुश्मनों का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसके बाद जबरदस्त गोलीबारी शुरू होती है। विक्रांत अपनी शानदार ट्रेनिंग की बदौलत एक एक करके कई दुश्मनों को मार गिराता है। हालांकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वह किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। इसी दौरान सीता विक्रांत को बताती है कि फतेह सिंह किसी ओडिसी प्रोग्राम पर काम कर रहा है। अगर वह मिशन पूरा हो गया तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। यह सुनकर विक्रांत समझ जाता है कि अब फतेह सिंह को रोकना बेहद जरूरी है। वह अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि अगले 75 घंटे के अंदर उन्हें हर हाल में एक सीक्रेट सेफ हाउस तक पहुंचना होगा। वहीं से वे इस मिशन का अगला कदम तय करेंगे। इसके बाद दोनों बहनों की जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर शुरू हो जाता है। इसके बाद सीता और दुर्गा की 75 घंटे की खतरनाक यात्रा शुरू होती है। रास्ते भर फतेह सिंह के लोग उनका पीछा करते रहते हैं। दोनों कई बार अपनी जगह बदलती हैं ताकि दुश्मनों की नजर से बच सकें। इस सफर के दौरान दुर्गा बार बार सीता से दोस्ती करने की कोशिश करती है। वह चाहती थी कि उसकी बहन अपने पुराने दर्द को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन सीता अब भी किसी पर भरोसा नहीं करती थी। उसके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं था। दुर्गा मुस्कुराते हुए उससे पूछती है, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? सीता शांत होकर जवाब देती है, डर उसे लगता है जिसके पास खोने के लिए कोई अपना हो। मेरी जिंदगी में कभी कोई अपना था ही नहीं। दुर्गा उसकी तरफ देखकर कहती है, अब है, क्योंकि अब तुम्हारे पास मैं हूं और हमारे पापा भी हैं।
दुर्गा की बातें सुनकर पहली बार सीता के चेहरे पर हल्का सा बदलाव दिखाई देता है। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके अंदर दबे हुए जज्बात धीरे धीरे जागने लगते हैं। लगातार सफर करते हुए दोनों तय समय से पहले यानी लगभग 63 घंटे में उस सीक्रेट सेफ हाउस तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर दोनों हैरान रह जाती हैं। उन्हें लगा था कि वहां भारी सुरक्षा होगी, लेकिन अंदर सिर्फ एक साधु जैसा दिखने वाला बाबा बैठा था। दोनों समझ नहीं पाती कि उनके पिता ने उन्हें ऐसी जगह क्यों भेजा है। तभी अचानक बाहर कई गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। फतेह सिंह लखावत के दर्जनों हथियारबंद लोग पूरे सेफ हाउस को घेर लेते हैं। देखते ही देखते चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। सीता और दुर्गा बिना समय गंवाए जवाबी हमला शुरू कर देती है। दोनों मिलकर कई दुश्मनों को मार गिराती हैं। उनकी टीम वर्क इतनी शानदार थी कि दुश्मन लगातार पीछे हटने लगते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ देर बाद लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। इसी समय उस साधु की असली पहचान सामने आती है। वह कोई साधारण बाबा नहीं, बल्कि कबीर था, जो अपनी पहचान छिपाकर वहां मौजूद था। कबीर मैदान में उतरते ही लड़ाई का पूरा रुख बदल देता है। उसकी फाइटिंग देखकर कई गुंडे डरकर भागने लगते हैं। जो लड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें कबीर कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता है। तीनों मिलकर दुश्मनों का सफाया कर देते हैं, लेकिन इस लड़ाई के दौरान दुर्गा के कंधे में गोली लग जाती है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है। कबीर तुरंत स्थिति संभालते हुए सीता से कहता है, दुर्गा को यहां से लेकर निकल जाओ। इसकी जान बचाना अभी सबसे जरूरी है। बाकी दुश्मनों को मैं संभाल लूंगा। सीता पहली बार किसी अपने की चिंता करते हुए दुर्गा को सहारा देती है और उसे वहां से सुरक्षित निकाल ले जाती है। उधर दूसरी तरफ विक्रांत कौल अकेले ही फतेह सिंह का पीछा करते करते उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। विक्रांत सीधे फतेह सिंह के सामने पहुंचकर कहता है, मुझे तेरी हर चाल का पता चल चुका है। तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया यह भी मैं जान चुका हूं। अब तेरा खेल खत्म होने वाला है। लेकिन फतेह सिंह बिल्कुल भी घबराता नहीं। वह कहता है कि अब उसे सिर्फ सीता चाहिए, क्योंकि उसी के खून से वह अल्फा का परफेक्ट वर्जन तैयार कर सकता है। इसके बाद वह पहले से तैयार किए गए विस्फोटकों में धमाका कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर फतेह सिंह वहां से भाग निकलता है और विक्रांत को भी अपने लोगों की मदद से कैद कर लेता है। उधर सीता को पता चलता है कि उसके पिता फतेह सिंह के कब्जे में हैं। वह तुरंत समझ जाती है कि यह सब उसे जाल में फंसाने के लिए किया गया है। दुर्गा घायल थी, इसीलिए सीता उसे साथ नहीं ले जाती। वह अकेले ही अपने पिता को बचाने के लिए फतेह सिंह के अड्डे की तरफ निकल पड़ती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां उसका सामना अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच से होने वाला है। सीता अकेले ही फतेह सिंह के अड्डे पर पहुंच जाती है। उसे देखते ही फतेह सिंह मुस्कुराने लगता है और कहता है, मुझे पता था कि अपने पिता को बचाने के लिए तुम जरूर आओगी, लेकिन आज तुमने अपनी सारी ट्रेनिंग भुलाकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। सीता देखती है कि विक्रांत कौल कुर्सी से बंधे हुए हैं। उनके शरीर पर बम लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ फर्श पर एक शक्तिशाली विस्फोटक लगा हुआ था, जिस पर सीता का पैर पड़ते ही एक्टिव हो जाता है। अब अगर वह पैर हटाती है तो तुरंत धमाका हो जाएगा। फतेह सिंह कहता है, अब तुम दोनों में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। इसके बाद वह खुद ही अपने असली मिशन का खुलासा करना शुरू करता है। वह कहता है, तुम लोग सोचते हो कि मैं भारत का सबसे बड़ा देशभक्त हूं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। मैं देशभक्त जरूर हूं, मगर भारत का नहीं, पाकिस्तान का। यह सुनकर विक्रांत और सीता दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। पता चलता है कि असली फतेह सिंह लखावत कई साल पहले ही मारा जा चुका था। उसके बाद एक पाकिस्तानी एजेंट ने उसकी पहचान चुरा ली और उसी के नाम से भारत में रहने लगा। धीरे धीरे उसने भारतीय सेना का भरोसा जीत लिया। कड़ी मेहनत और चालाकी से वह पहले लेफ्टिनेंट बना, फिर ऊंचे पदों तक पहुंच गया। इस दौरान वह लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भारत की गुप्त जानकारियां भेजता रहा। 1999 के कारगिल युद्ध में भी उसने गद्दारी की और कई भारतीय सैनिकों को मरवाने में अहम भूमिका निभाई।
लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान युद्ध हार गया। उसी हार का बदला लेने के लिए उसने अल्फा प्रोग्राम की योजना बनाई। फतेह सिंह बताता है कि उसका असली मकसद भारत को मजबूत बनाना नहीं, बल्कि अंदर से कमजोर करना था। वह आगे कहता है, अब मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी जुड़वां बहन दुर्गा भी जिंदा है। उसके शरीर में भी वही खास खून है जिसकी मुझे जरूरत है। वह बताता है कि कश्मीर वाले सेफ हाउस में दोनों बहनों की लड़ाई एक छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। उसी वीडियो से उसे दुर्गा के बारे में सब पता चल गया। अब फतेह सिंह का अगला निशाना दुर्गा थी। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और अपने लोगों को आदेश देता है कि किसी भी हालत में सीता और विक्रांत जिंदा नहीं बचने चाहिए। फतेह सिंह के जाते ही सीता अपने पिता को बचाने की कोशिश शुरू करती है। वह बड़ी सावधानी से बम को निष्क्रिय करने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद वह विक्रांत को आजाद कराने में सफल हो जाती है, लेकिन तभी वहां जोरदार धमाका हो जाता है। धुएं और आग की वजह से फतेह सिंह के लोगों को लगता है कि सीता और विक्रांत दोनों मारे जा चुके हैं। उधर फतेह सिंह अपने सीक्रेट लैब में पहुंच जाता है, जहां दुर्गा को कैद करके रखा गया था। अब वह उसके शरीर पर नए अल्फा सीरम का अंतिम प्रयोग करना चाहता था। इसी दौरान चेरापूंजी यूनिट के कुछ सैनिकों को शक हो जाता है कि फतेह सिंह के साथ मौजूद लोग भारतीय सेना के नहीं हैं। जब वे जांच करने की कोशिश करते हैं तो फतेह सिंह उन्हें भी बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ धमाके से बच निकलने के बाद सीता और विक्रांत को आखिरकार फतेह सिंह के असली अड्डे का पता चल जाता है। बिना एक पल गंवाए दोनों हेलीकॉप्टर से उस सीक्रेट लैब की ओर रवाना हो जाते हैं। उन्हें पता था कि अगर इस बार फतेह सिंह को नहीं रोका गया तो उसका मिशन पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। अब कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगती है। सीता और विक्रांत हेलीकॉप्टर की मदद से फतेह सिंह के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही फतेह सिंह को इसकी खबर मिल जाती है। वह अपने सभी सैनिकों को हमला करने का आदेश दे देता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है, चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। सीता और विक्रांत बिना समय गंवाए जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। दोनों मिलकर कई दुश्मनों को मार गिराते हैं, लेकिन सामने दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उधर लैब के अंदर फतेह सिंह दुर्गा पर जबरदस्ती अल्फा का नया प्रयोग करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी सच्चाई अब उसके अपने सैनिकों के सामने भी आ चुकी है। चेरापूंजी यूनिट के जवान समझ चुके थे कि वह भारतीय अधिकारी नहीं, बल्कि पाकिस्तान का एजेंट है। सच्चाई सामने आते ही फतेह सिंह उन सभी सैनिकों को बंदी बना लेता है, ताकि कोई उसके मिशन में रुकावट न डाल सके। इधर सीता और विक्रांत लगातार लड़ते हुए लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। कुछ देर बाद दुर्गा भी खुद को आजाद कर लेती है। वह सबसे पहले कैद किए गए भारतीय सैनिकों को रिहा करती है। आजाद होते ही सभी सैनिक फतेह सिंह के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। अब पूरा माहौल युद्ध के मैदान में बदल चुका था। विक्रांत घायल होने की वजह से ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए दुर्गा उन्हें सुरक्षित जगह ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीता अकेले फतेह सिंह का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। अब शुरू होती है फिल्म की सबसे खतरनाक लड़ाई। फतेह सिंह सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि वही इंसान था जिसने बचपन से सीता को ट्रेनिंग दी थी। उसे सीता की हर चाल, हर हमला और हर कमजोरी पता थी। इसीलिए शुरुआत में सीता उसके सामने कमजोर पड़ने लगती है। फतेह सिंह हंसते हुए कहता है, मैंने ही तुम्हें बनाया है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। सीता भी उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, हाँ, तुमने मुझे लड़ना सिखाया है, तुम्हें मेरी हर चाल पता है। अगर तुम सच में एक भारतीय सैनिक होते तो शायद आज मैं हार जाती, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुम इस देश के गद्दार हो और मैं किसी गद्दार से कभी नहीं हारूंगी। इतना कहकर सीता पूरी ताकत से फतेह सिंह पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। कई बार ऐसा लगता है कि फतेह सिंह जीत जाएगा, लेकिन इस बार सीता सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने जज्बे से लड़ रही थी। आखिरकार सीता फतेह सिंह को पूरी तरह हरा देती है
और उसका हमेशा के लिए अंत कर देती है। फतेह सिंह की मौत के साथ ही उसका पूरा मिशन और ODSI प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। विक्रांत अपनी दोनों बेटियों सीता और दुर्गा के साथ खड़े होते हैं। वह कहते हैं, आज यह मिशन खत्म हो चुका है। अब तुम दोनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो, लेकिन अगर कभी देश को तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें फिर से लौटना होगा। इसके बाद वह बताते हैं कि अब सीता और दुर्गा भी रॉ की स्पेशल टीम का हिस्सा हैं। यानी अब जरूरत पड़ने पर वे टाइगर, पठान और कबीर जैसे एजेंट्स के साथ मिलकर देश की रक्षा करेंगी। दोनों बहनें अपने पिता की बात मान जाती हैं। आखिरकार सालों बाद उनका परिवार फिर से एक हो चुका था। इसी के साथ अल्फा फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इसे 10 में से कितनी रेटिंग देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहें।